नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य के इस कक्षा कक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। शिक्षा का वितान फैलाव एक ऐसा तंबू है जो अपने भीतर पूरे विश्व को समेट लेता है। किसी प्रकार की सीमा या बंधन इसके आड़े नहीं आते। खास तौर से जब भाषा के संबंध में शिक्षा की बात की जाए तब अनुशासन की सीमा भी नहीं रहती। 12वीं कक्षा में हिंदी आधार पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वितान भाग 2 की परिकल्पना की गई तो भाषा, देश, विधा, आकार पर गहनता से विचार किया गया। किसी भी प्रकार की सीमा आड़े नहीं आई। रचनाएं ऐसी चुनी गई जो रुचिकर होने के साथ साथ विशाल दुनिया के अतीत, वर्तमान और भविष्य से बच्चों का साक्षात्कार करा सकें। इस पुस्तक में कुल 4 रचनाएं रखी गई हैं। ये आकार में लंबी हैं। आत्मकथात्मक उपन्यास अंश, एक लंबी डायरी के कुछ पन्ने। ये वे रचनाएं हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से पढ़ने के साथ साथ पूरी रचना को पढ़ने की चाह पैदा होगी। इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना अंश है जूझ। यह मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव की बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश यहाँ दिया गया है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ को उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त, अलमस्त, निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। यहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हमकदम बन सकती है। आत्मकथात्मक उपन्यास एक नई विधा है जिसके अंतर्गत लेखक यद्यपि उपन्यास विधा में अपनी बात कहता है, पर उसमें अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण हिस्सों को स्थान देता है। इसी प्रकार की रचना आप देख सकते हैं कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगेय जी ने अपने उपन्यास शेखर एक जीवनी में की थी। यद्यपि शीर्षक से लगता है कि शेखर एक जीवनी शेखर की कथा है, पर वह वास्तव में स्वयं अगेय जी की कथा है। ये नए नए प्रयोग नए पाठक वर्ग को साहित्य की तरफ खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना बाणभट्ट की आत्मकथा में किया था। वह भी उपन्यास है, परंतु लगता इस प्रकार है जैसे आत्मकथा हो। ये नए प्रयोग आपको साहित्य के प्रति आकर्षित करेंगे। अतः आप ऐसी नई नई विधाओं को पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करें। यह पाठ निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणादायी पाठ है। तो सबसे पहले लेखक परिचय। आनंद यादव का जन्म सन 1935 ईस्वी को कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ। पूरा नाम आनंद रत्न यादव। पाठकों के बीच में आनंद यादव के नाम से अपनी पहचान रखते हैं। मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। अब तक लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचना, निबंध आदि पुस्तकें भी प्रकाशित। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच बहुत ही चर्चित
और प्रशंसित पुस्तक है। आज हम जिस उपन्यास अंश को पढ़ने जा रहे हैं वह साहित्य अकादमी से 1990 में पुरस्कृत रचना है। आप जानते हैं कि साहित्य में विभिन्न विधाओं को आपस में मिलाने की प्रक्रिया बहुत प्रचलित है। जैसे आत्मकथा के साथ उपन्यास को मिलाते हैं, कहानी के साथ उपन्यास को मिलाते हैं। आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक बाण भट्ट की आत्मकथा के बारे में पढ़ा होगा। शीर्षक से लगता है कि यह आत्मकथा है, पर वास्तव में वह एक उपन्यास है। ठीक इसी प्रकार का प्रयोग इस उपन्यास में भी लेखक ने किया है। यह उपन्यास है, परंतु इसमें बहुत हद तक उनकी आत्मकथा के अंश देखे जा सकते हैं। यह आपकी पूरक पुस्तक में संकलित है और आप जानते हैं पूरक पुस्तक लगातार आपके पठन पाठन की सीमाओं को विस्तार देने का काम करती है। आप नई नई विधाओं के प्रति जागृत हों, आप देश की, राष्ट्र की, भाषा की सीमाओं से परे जो विभिन्न विधाएं हैं, जो विभिन्न विषय हैं, उनके प्रति आपके मन में जागृति पैदा हो, रुचि पैदा हो, आप नया साहित्य पढ़ें, नए विषयों के बारे में पढ़ें। इसीलिए पूरक पुस्तक में विभिन्न प्रकार के पाठों को शामिल किया गया है। तो अब हम पाठ का सार देखते हैं। पाठ में लेखक स्वयं ही नायक हैं। वे उन परिस्थितियों का जिक्र करते हैं जिन परिस्थितियों से जूझते हुए लगातार उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, किस प्रकार साहित्य के प्रति उनके मन में अनुराग पैदा हुआ और किस प्रकार लोक भाषाओं में साहित्य की रचना करते हुए भी आप राष्ट्रीय भाषा के साथ तालमेल पैदा कर सकते हैं। इन सब बातों का बड़ा विस्तार से और बहुत ही आनंदपूर्ण वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। सबसे पहले लेखक जिक्र करते हैं कि किस प्रकार वे एक किसान परिवार से हैं। उनके पिता चाहते हैं कि वे लगातार कृषि के कामों में उनके साथ हाथ बटाएं, वे अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। उन्हें लगता है कि पढ़ने लिखने में कुछ भी नहीं रखा है। वे सबसे पहले अपनी कोल्हू को चलाते हैं, अपनी गन्ने की फसल को ले आते हैं। उनका तर्क है कि यदि सबसे पहले गुड़ बाज़ार में पहुँचे तो उसकी ज़्यादा कीमत लगती है, जबकि उस समय जो दूसरे किसान हैं वे सोचते हैं कि यदि ईख की फसल को खेत में खड़े रखा जाए तो कालांतर में उसमें रस बढ़ जाता है, गाढ़ा होने से उसमें उपज ज़्यादा मिलती है। परंतु लेखक के पिता यह सोचते हैं कि बाज़ार में पहले गुड़ ले जाने से कीमत ज़्यादा मिलती है, इसलिए इनका कोल्हू सबसे पहले चलता है। चूंकि सबसे पहले कोल्हू चलता है तो कृषि का काम समाप्त हो जाता है। काम समाप्त होने के बाद लेखक के पास कोई काम नहीं रहता, तो वह अपनी माँ से चर्चा करता है कि मेरी पढ़ाई को बाधित ना किया जाए, उसे जारी रखा जाए। पिता अड़े हुए हैं कि आगे नहीं पढ़ना है। ऐसी स्थिति में उनके सामने एक विकल्प उन्हें सूझता है कि दत्ता देसाई जो गांव के मुखिया हैं, बहुत प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति हैं, उनकी सहायता ली जाए, उनसे अनुरोध किया जाए कि वे लेखक को पिता को समझाएं, जिससे पढ़ाई को आगे अनवरत जारी रखा जा सके। उनकी माँ और लेखक दोनों दत्ता देसाई के पास जाते हैं। दत्ता देसाई को सारी बात बताते हैं कि किस प्रकार उनके पिता स्वयं आराम से गांव में विचरण कर सकें, अपने लिए समय निकाल सकें, इसलिए लेखक की पढ़ाई को बाधित कर रहे हैं। दत्ता देसाई उनकी बात सुन के उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे लेखक के पिता से बात करेंगे और उनकी पढ़ाई अनवरत जारी रह पाएगी। जब पिता घर आते हैं तो उनकी माँ बातों ही बातों में बताती है कि दत्ता देसाई ने उन्हें बुलाया है। लेखक के लिए, लेखक के पिता के लिए यह सम्मान की बात है। वे बिना खाना खाए तुरंत
दत्ता देसाई से मिलने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लेखक की माँ लेखक को भेजती हैं कि घर में खाना तैयार है, मैं खाने के लिए आपको बुलाने आया हूँ। बात ही बात में दत्ता देसाई लेखक से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वे बताते हैं कि पिता ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी है। वे लेखक के पिता को बहुत डांटते हैं। वे कहते हैं कि इस प्रकार से बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। पिता उल्टे लेखक पर ही आरोप लगा देते हैं कि इसकी संगत बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि संगत में सुधार हो जाए, अतः कुछ समय के लिए विद्यालय छुड़वा दिया। दत्ता देसाई लेखक से पूछते हैं और फिर उसे समझाते हैं कि कभी भी बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए, और इस प्रकार बहुत ही सुखद माहौल में लेखक की शिक्षा पुनः आरंभ होती है। दत्ता देसाई के समझाने से लेखक के पिता उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वे यह आश्वासन लेखक से लेते हैं कि वह घर के सारे काम पूरे करेगा, कृषि के कामों के लिए जब भी आवश्यकता होगी वह अपनी स्कूल से छुट्टी करेगा, और इस प्रकार लेखक की पढ़ाई आगे जारी रह पाती है। जैसे ही लेखक स्कूल में वापस जाते हैं, वहाँ का परिदृश्य बहुत बदला हुआ है। उनके खुद के जो साथी थे वे बड़ी कक्षाओं में जा चुके हैं, और अब उनके साथ जो बैठे हैं वे कुछ शरारती बच्चे हैं, उनसे छोटे हैं, जिनको वे बौद्धिक रूप से कम समझते थे, ऐसे बच्चे हैं। वहाँ के बच्चों के बारे में लेखक अपने अनुभव इस प्रकार साझा करते हैं। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौओं के बच्चों को खुले में रख देने पर जैसे कोई चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निबाह होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार विद्यालय केवल हमें शिक्षा नहीं देता है, उसके साथ साथ कैसे हमें समाज में सामंजस्य स्थापित करना है इसके प्रति भी जागृत करता है। कैसे हम अपनी योग्यता के दम पर, अपनी ताकत के दम पर साथियों के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता के आधार पर अपने आप को वहाँ स्थापित कर पाते हैं। धीरे धीरे लेखक उस माहौल का आदी हो जाता है। कुछ बच्चे उनके मित्र बन जाते हैं, शिक्षकों का सहयोग मिलता है। पाठशाला के इस नए माहौल में लेखक अपने आप को किसी प्रकार व्यवस्थित करते हैं, स्थापित करते हैं, नए मित्रों के साथ सामंजस्य बैठाते हैं और गाड़ी फिर से पटरी पर लौट आती है। कुछ शिक्षक जो उनके यहाँ जुड़े हैं, जो गणित के अध्यापक हैं, एक कवि हृदय शिक्षक हैं, उनके प्रति लेखक का आत्मीय संबंध स्थापित होता है। अपने एक शिक्षक के संदर्भ में वे लिखते हैं, मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हूक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोंक देते। इसलिए सभी को पसीना छूटने लगा। सभी लड़के घर पढ़ाई करके आने लगे।
तो आप देखिए किस प्रकार कई बार सख्ती करने से भी बच्चे सीखते हैं, पर आज हमें वैचारिक रूप से इतना सक्षम होना चाहिए कि इस प्रकार बिना किसी शारीरिक दंड के हम अपना कार्य करें। 5वीं में जब लेखक आता है विद्यालय में तो उसे नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका नाम पहले से चल रहा होता है। इस प्रकार पाठशाला के ये नए अनुभव लेखक हमारे साथ साझा करते हैं। एक और शिक्षक जो उन्हें बहुत प्रभावित करते हैं, उनके संदर्भ में लेखक लिखते हैं। न वा शोध लगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कविता की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत बा भ बोरकर, बारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। इस प्रकार लेखक बताते हैं कि किस प्रकार वे अपने शिक्षक से जुड़े और काव्य के प्रति उनके मन में रुचि जागृत हुई। काव्य के प्रति इस रुचि ने उन्हें कवि हृदय बना दिया, यहाँ तक कि वे भैंस की पीठ पर भी कविताएं लिखने लगे। आपने आपकी पाठ्यपुस्तक के एक चित्र में इस दृश्य को देखा होगा। तो मन में जब किसी विशेष विधा के प्रति हमारे अनुराग पैदा हो जाता है तो किस प्रकार हर समय हम उसी कार्य को करते रहते हैं, इसका बहुत ही सूक्ष्म और आनंददायक वर्णन लेखक ने अपने इस उपन्यास अंश में किया है। लेखक किस प्रकार छंद के ज्ञान से जुड़ते हैं, किस प्रकार नई नई कविताओं को पढ़ते हैं, इसका वर्णन भी वे बताते हैं। वे लिखते हैं, बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लयक्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों ज़रूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविताएं बनाऊं। और हुआ भी ऐसा। वे उस ढर्रे पर कविताएं बनाने लगे। धीरे धीरे उन कविताओं में निखार आने लगा और हम देखते हैं फिर उनकी 25 पुस्तकें प्रकाशित हुई। उनकी पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार लेखक इस उपन्यास में अपने जीवनानुभवों के माध्यम से हमारे विद्यालय के जीवन को बहुत ही सक्षमता के साथ हमारे सामने रखते हैं। हमारे लिए ये सभी बातें प्रेरणादायी बने। आपने देखा कि इस पाठ में बातों ही बातों में लेखक पूरे कविता शास्त्र को हमारे सामने रख देते हैं कि लय का क्या महत्व है, छंद का क्या महत्व है, भाषा क्यों उपयोगी है। तो इन सब विषयों की जानकारी यदि आपको है तो आपके मन में, आपके हृदय में साहित्य के प्रति अनुराग पैदा स्वतः ही होगा। निश्चित रूप से हमें इन बातों से सीखना चाहिए। अब हम बात करेंगे पाठ के अभ्यास कार्य की।
अभ्यास प्रश्नोत्तर में सबसे पहले प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। निश्चित रूप से जूझ कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। लेखक के पिता उसे शिक्षा नहीं दिलाना चाहते, वे उसे कृषि के कार्यों में संलग्न करना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी लेखक अपने पिता को किसी प्रकार समझाता है, शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन में श्रेष्ठतम सोपानों को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह कथानायक के जीवन की केंद्रीय विशेषता को हमारे सामने रखने वाली रचना है। इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं कि उनकी माँ भी जूझ रही हैं, उनके पिता भी यही चाहते हैं कि किसी तरह से वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, अतः उनका अपना संघर्ष इस उपन्यास में दिखाया गया है। इस प्रकार जूझ इस पूरी कथा के उपन्यास अंश के केंद्र में है। यह शीर्षक छोटा है, महत्वपूर्ण है, आकर्षक है, रोचक है, पूरी कथा का प्रतिनिधित्व करता है, अतः पूरी तरह से उचित और स्वागत योग्य है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में अपने शिक्षकों के सहयोग से हुआ। जब मराठी के शिक्षक उन्हें लय और छंद के साथ कविताएं सुनाने लगे, जब विभिन्न प्रकार की रचनाएं उनके सामने प्रस्तुत करने लगे, जब उन्हें पुस्तकें भेंट करने लगे, तो उसे कहीं न कहीं मन में महसूस हुआ कि इन कविताओं को मैं भी गा सकता हूँ। यह तक भी हुआ कि उन कविताओं को वह शिक्षक द्वारा बताई गई लय से इतर रूप में भी गाने लगे। शिक्षक के द्वारा मिले गए उत्साह के कारण वह रचनाएं बहुत आनंददायक सिद्ध हुई और इसकी परिणति यह हुई कि लेखक एक बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में, कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगला अभ्यास क्रम में प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। श्री सौंद लगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। मराठी के ये अध्यापक बहुत ही सरल हृदय थे, कवि हृदय थे। साहित्य के प्रति इनके मन में गहरा अनुराग था। उन्हें अनेक मराठी की, अंग्रेजी की कविताएं कंठस्थ थी। वे लय के साथ अपने बच्चों के सामने, अपने विद्यार्थियों के सामने उन रचनाओं को प्रस्तुत करते थे। वे अनेक प्रकार की पुस्तकें उन्हें भेंट करते थे। जब विद्यार्थी स्वयं अपनी रचनाएं लेकर के जाते थे तो वे उन्हें संशोधित करते थे, वे अपनी सलाह देते थे और नए प्रयोगों के कारण वे शाबाशी तक देते थे। तो इन सब विशेषताओं के कारण साहित्य के प्रति रुचि, स्वयं की कविताएं श्रेष्ठतम ढंग से प्रदर्शित करने की क्षमता, लय और छंद का ज्ञान, भाषा की लयात्मकता, रसात्मकता, ये सभी अपने शिक्षक की विशेषताएं लेखक को बहुत ही आकर्षित करती हैं। इन्हीं ने लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जागृत की। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? साहित्य के प्रति रुचि जागृत होने के बाद लेखक के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। पहले जहां अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था, निराशा की छाया डाल देता था, वे सब चीज़ों से कट जाते थे, निर्मोही हो जाते थे, वहीं
साहित्य के प्रति रुचि जागृत होने के बाद वे कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते थे। वे अपने इस समय का उपयोग अपनी नई नई रचनाओं के लिए करते थे। नई नई रचनाओं को उनके मस्तिष्क में चलती रहती, वे उन्हें गाते, लय के साथ नई नई लय का परिवर्तन करते, अनेक स्थानों पर उन रचनाओं को लिखते। तो इन सब चीज़ों ने लेखक के अकेलेपन के प्रति विचारों को बहुत अधिक परिवर्तित किया। अगला है प्रश्न संख्या 5। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? लेखक और दत्ताजी राव का रवैया यह था कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त करनी चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जबकि लेखक के पिता का रवैया यह था कि पढ़ना नहीं चाहिए, केवल खेती के कामों के माध्यम से ही जीवन यापन कर देना चाहिए। निश्चित रूप से लेखक के पिता की सोच की बहुत सीमाएं हैं, उससे किसी भी प्रकार से सहमत नहीं हुआ जा सकता। आप किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते और आज के परिदृश्य में यदि हम देखें तो यह अपराध है। आप जानते हैं आज हमारे देश में शिक्षा अधिकार नियम लागू है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अतः किसी भी स्थिति में बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हम अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए, हमारा जीवन अच्छे से चले, इस आधार पर एक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, इसकी अनुमति किसी भी प्रकार से नहीं दी जा सकती। अतः लेखक के पिता का रवैया नितांत अनुचित था और लेखक तथा दत्ताजी राव बहुत आगे की सोचते थे। अगर उन्होंने शिक्षा के प्रति यह अनुराग न रखा होता तो वे इतने बड़े लेखक कभी नहीं बन पाते। अगला प्रश्न है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? काल्पनिक प्रश्न है, आपको स्वयं अपने मस्तिष्क से जवाब देना है और इसके माध्यम से एक नई कहानी आप रच सकते हैं। तो निश्चित रूप से कि वह इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां से लेखक का जीवन परिवर्तित होता है। अगर उन्होंने उस झूठ का सहारा लेकर लेखक को शिक्षा की तरफ प्रवृत्त नहीं किया होता तो शायद लेखक का जीवन दूसरा होता। वे भी अपने पिता की तरह एक किसान होते, वे भी वहीं तक सिमट कर रह जाते। शिक्षा के माध्यम से जो अलख उनके जीवन में जागृत हुई, जिसके कारण आज भी हम आनंद यादव जी को पढ़ पा रहे हैं, वह शायद नहीं हो पाता और उनका जीवन केवल खेत, किसानी और गांव तक सीमित होकर समाप्त हो जाता। तो इस प्रकार हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य किया। निश्चित रूप से यह पाठ आपके लिए बहुत ही आनंददायक और रुचिपूर्ण रहा होगा। आप इस पाठ का कम से कम 3 बार अध्ययन करें, वाचन करें, क्योंकि इसमें अनेक ऐसी स्थितियां हैं। यह हमारे सामने एक नए परिवेश को रखता है। आप हरियाणा में और हरियाणवी संस्कृति में रहते हैं। यह पाठ हमारे सामने महाराष्ट्र, मराठी और महाराष्ट्र प्रदेश के लोक जीवन को व्यक्त करता है। जब आप बार बार पाठ का अध्ययन करेंगे तो आप पाठ में आई हुई उन सूक्ष्म बातों के बारे में जान पाएंगे। आप देखेंगे कि वहाँ के लोक शब्द कैसे हैं, जैसे खेती के बारे में शब्द प्रयोग इसमें किए जाते हैं। वहाँ के पहरान को आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। वहाँ की बातचीत के माध्यम से वहाँ के किसानों के बारे में, उनके जीवन के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए इनके प्रति आपको आकर्षित करने के लिए, रुचि जागृत करने के लिए इस पाठ को पूरक पुस्तक में शामिल किया गया है। आप ऐसा करेंगे। साथ ही आप एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग कर सकते हैं कि यदि
लेखक अपने शिक्षक से प्रेरणा लेकर कवि बन सकता है, साहित्यकार बन सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, तो तमाम तरह के संसाधन होने के बाद आप क्यों नहीं कर सकते। अतः आपको भी कविता लिखने के लिए निबंध के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि भाषा का यही मूल काम है, अपने आप को, अपने विचारों को व्यक्त हम करते हैं। इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।